दोस्तों आज हमारा जीके का पहला लेक्चर है जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये जो भी डिस्टेंस दिया है किसमें दिया है? किलोमीटर में। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5200 किलोमीटर, 10,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर और 20,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है। 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे पहले नंबर पर है रूस, भारत 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। विश्व का 2.4% है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। अगर भारत की बात करें, भारत की जो तटीय सीमा की कुल लंबाई है महाद्वीप के सहित वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच किसके बीच है? भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान किसके बीच है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर हम बात करें मैगी नॉट की तो ये किसके बीच है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए मैगी नॉट किसके बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिप रेखा के रूप में जाना जाता है। यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। अगर हम बात करें मैगी नॉट की तो ये किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट। आपको छापना है 49 पैरेलल लाइंस। 49 पैरेलल लाइंस किसके बीच में है? नेक्स्ट 17 पैरेलल लाइंस 17वीं समांतर रेखा ये किनके बीच में है? कमेंट बॉक्स में छापना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 49 किसके बीच में है? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। यूएसए एंड कनाडा के बीच में है 49 पैरेलल लाइंस। 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपको छापना है 38 पैरेलल लाइंस। 38 पैरेलल लाइंस छाप दीजिए। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यहां देखिए, भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 दूसरे नंबर पर है। अब देखिए,
उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, सबसे उत्तरी बिंदु इधर कौन है? सर इधर हमारा है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इधर है हमारा इंदिरा कॉल, जो कहां स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? केप की मोरी। लेकिन मुख्य भूमि से दूर हमारा कौन है? पिगमिलियन पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु इधर क्या है? किबिथु, जो कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? यहां है हमारा गोहार मोती। कहां? गुजरात में। गोहार मोती कहां पर है? गुजरात में। सर क्रीक, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। तो पहला ऑप्शन दिया है नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी दक्षिणी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। ग्लोब के चारों ओर खींचा गया कोई भी वृत्त पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है? एक ग्लोब है। अगर मैं ऐसे इसको कट करूं या ऐसे कट करूं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो सामान्य तौर पर चार गोलार्ध माने जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम बात करेंगे भारत का मुख्य अक्षांश, अगर मैं किसकी बात करूं? लैटिट्यूड की, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट कहां तक है? नॉर्थ की तरफ है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच फैला हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से, मतलब अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और पृथ्वी का आधा भाग जो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री कहां है? उत्तर में है। भारत देशांतर के अनुसार कहां है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पृथ्वी का आधा हिस्सा जो कि भूमध्य रेखा के ग्रीनविच 0 डिग्री के पूर्व में है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरी विस्तार कहां है? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या दर्शाता है? ग्रीनविच मीन टाइम। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, वो क्या दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या दर्शाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल तिथि रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो भारत की 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान एंड नेपाल। अब देखिएगा सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर की दूरी इसके साथ लगी हुई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और जो हमारी तटीय रेखा की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है, द्वीप सहित। तो भारत कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। 7 देशों के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की दूरी लगती है, सब सर्वाधिक है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब आपको बताना है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से, पाकिस्तान के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ
सीमा बनाने वाले राज्य, कमेंट बॉक्स में छापना है। सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। नेक्स्ट बताना है कि जो हमारा खैबर पास है, खैबर दर्रा, ये किन के बीच में स्थित है। तो पाकिस्तान के लिए हमने क्या बताया था, पंगू राज, क्या बताया था, पंगू राज, पंगू राज। तो इधर क्या हो जाएगा, पंजाब, गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ भारत की सीमा लगती है। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज बन गया। तो राज्य कितने हैं सर, राज्य आएंगे 3 और एक अपना क्या आ जाएगा, यूनियन टेरिटरीज। चलिए, तो खैबर दर्रा कहाँ है सर, खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है, खैबर दर्रा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जो हमारा चीन है, तो सर भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, भारत और चीन का युद्ध, सर भारत और चीन का युद्ध तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। कब, 1962 में। तब भारत में पहली बार क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर बात करें अंडमान को निकोबार से कौन सा द्वीप समूह अलग करता है, 3 चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सर जो हमारा 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। अगर बात करेंगे पाक जल संधि या पाक स्टेट, यह भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है। अगर बात करें दक्कन पास की, तो यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। तो 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। आगे चलेंगे। सर ये मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है, तो ये मन्नार की खाड़ी स्थित तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 7, खैबर दर्रा कौन से देश से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने बताया कि सर जो खैबर दर्रा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा, कौन सी है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। अब यहां पर देखना है, खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के पास लैंडी कोटल शहर को स्पिनगर के पहाड़ों से गुजरते हुए पेशावर की घाटी से जोड़ता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों को याद रखना है। मिंताका दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को। बनिहाल दर्रा ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर और चीन को। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। अखिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र और सिजिजांग को। और चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। और ललकला दर्रा भारत और चीन के बीच है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इन्हें याद रखना है। सर दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी खाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा यानी पास कहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट। सर पूर्व में किबुथु और पश्चिम में सरक्रीक। तो पहला कह रहा है भारत का दक्षिणी छोर की बात कर रहा है, कन्याकुमारी, कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो हमारा इंदिरा पॉइंट है यह मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणी छोर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू और कश्मीर में, जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप किमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वहीं कह रहा है मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गोहार मोती कहां स्थित है, सरक्रीक गुजरात में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर, कन्याकुमारी में। कहां पर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पर स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय तट रेखा की लंबाई है जो लगभग है, भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है, 7000 एग्जैक्ट 7516.16 किलोमीटर, तो लगभग 7500 किलोमीटर है। सर्वाधिक कहां से लगता है, मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। सर्वाधिक तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, लगभग कितना परसेंट, 23%। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु। तो सर्वाधिक और सबसे कम यहां पर लिख लेना है, सबसे कम समुद्री सीमा किस राज्य की है, सबसे कम समुद्री सीमा किसकी है, तो यह है गोवा राज्य की। किसकी है, गोवा। गोवा सबसे लास्ट में कब, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ। किससे, पुर्तगालियों से आजाद हुआ, पुर्तगालियों से आजाद हुआ। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वो कौन था, वास्को डिगामा। कौन सा था, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। कहां पर, कलिकट बंदरगाह पर उतरा था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर हम बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। कौन सी है, सैडल पीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नारचो। कौन सी है, नारचो। सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। 732 मीटर पर यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। तो आपसे पूछा जाएगा सर अंडमान निकोबार कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहां स्थित है, अरब सागर में। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका सैडल पीक। माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। किसका, माउंट जो थुलियर है, ये ऑप्शन नंबर डी किसका है, निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डायबोला मध्य अंडमान द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 295 मीटर है। और माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान का उच्चतम बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपी भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो हमने बताया था, याद रखना है, ए के। सर प्रायद्वीपी भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी। सर जो अनाईमुड़ी है ये कहां स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी में। और कहां पर, केरल में। तो जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी कहां स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये कहां स्थित है, केरल में। अगर बात करें
नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमारा दोदा बेट्टा। कौन सा है? दोदा बेट्टा। महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट को और क्या बोला जाता है? महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अनाईमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर की फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहां पर देखिएगा, महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1645 मीटर। महेंद्रगिरी को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। क्या बोला जाता है? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है अनाईमुड़ी? 2695 मीटर। तो सबसे ऊंचा इन तीनों में से कौन है? अनाईमुड़ी। कहां स्थित है? केरल में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये कहां पर स्थित है? अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां कहां स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इनमें से कौन से द्वीप अरब सागर में स्थित है? विच ऑफ दीज आइसलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी? सर अंडमान निकोबार कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है जबकि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सर बंगाल की खाड़ी कहां है? यह है हमारा पूर्व में। अरब सागर कहां स्थित है? पश्चिम में। यह अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। तो अरब सागर में कितने द्वीप समूह है? 36। कुछ प्रमुख कौन सा है? कवरत्ती, अगाती, मिनिकॉय और अमीनी। तो इसमें कितने हैं? 36 द्वीप समूह है। कहां पर? लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स अ एस्चुरी? अब देखिए एस्चुरी क्या होता है? जब कोई नदी किसी खारे पानी से, खारे पानी के समुद्र में कोई साफ नदी जाकर मिलती है ओपन फील्ड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो देखिए गंगा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। सर दो नदियां मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये क्या करती हैं? सर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो सर नर्मदा तो ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब देखिए एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी को क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। तो एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये कहां बहती हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कहां से? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। शेर महानदी पर कौन सा डैम स्थित है? हीराकुंडा डैम। कौन सा? हीराकुंडा बांध कहां स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। सर गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना। सर गंगा को 2008 में पवित्र नदी घोषित किया गया। 2008 में गंगा को पवित्र नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर हम बात करें प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को
दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, वैनगंगा, पेनगंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमने ट्रिक क्या बताया था, इसकी सहायक नदियों का इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। तो इंद्रावती, कोयना, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, वैनगंगा और ये हो जाएगा सबरी। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की। अगर हम बात करें कावेरी, तो चलिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। सर कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी है, शिव समुद्रम परियोजना। कहां पर, कावेरी नदी पर। चलिए फिर अगर नर्मदा नदी की बात करें तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है, नर्मदा नदी पर। कहां पर स्थित है, गुजरात में। कहां पर स्थित है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एड्रेस व्हेन इट एंटर अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो सर ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहां पर, मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग पहाड़ियों से निकलती है। तो सर इसे तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। सर असम में इसे दिहांग कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग। और जब यह असम में पहुंचता है तो इसे क्या कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। हमसे कहां पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में। सर अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुई है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से के लिए तिब्बती नाम है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र असम में आती है तो इसे क्या कहा जाता है, लाल नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को लाल नदी कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करेंगे तो तीस्ता, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, अरुणाचल, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नापथा झाकरी विद्युत परियोजना कहां स्थित है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि सर नापथा झाकरी विद्युत परियोजना कहां स्थित है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो सर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। कौन सा, नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। चलिए तो नापथा झाकरी ये कहां पर स्थित है, सर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर, नापथा झाकरी कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य से 1500 मेगावाट की नापथा झाकरी जल विद्युत परियोजना शायद सतलज नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। अब देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में। कब, 1967 में। श्रीशैलम दाएं तट पर विद्युत स्टेशन परियोजना कहां स्थित है, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश पर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी कहां पर है? गुजरात। भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना सतलज नदी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो किस राज्य पर है और किस नदी पर कार्य कर रहे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुचिकल वाटरफॉल। कौन सा है? कुचिकल वाटरफॉल, जो कहां स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर? वराही नदी पर। इसके पहले कौन सा था सर? इसके पहले था जोग गरसोप्पा। कौन सा था? जोग गरसोप्पा, जो कहां स्थित था? कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कौन सा हो जाएगा हमारा? सर कुचिकल वाटरफॉल। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 455 मीटर है। कितना? 455 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। किस नदी पर बनाया गया है? वराही नदी पर। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, किसकी बात करें? महाराष्ट्र की, तो सर महाराष्ट्र में कौन सा झील स्थित है? लोनार झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। असम की बात करें तो जो हमारा गर्म पानी अभयारण्य कहां स्थित है? असम के कार्बी ओंगलोंग जिले में। कहां स्थित है? असम में गर्म पानी अभयारण्य। क्वेश्चन पूछा गया, गर्म पानी अभयारण्य कहां स्थित है? असम में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सुंदरवन फॉरेस्ट कॉल्ड? गुल्म फॉरेस्ट, मैग्रोव, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट और टुंड्रा। सर जो सुंदरवन के जंगल हैं, इन्हें मैग्रोव या ज्वारी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्रोव या ज्वारी वन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्रोव इस प्रकार की वनस्पति का प्रतिरूप है। सुंदरी ज्वारी वनों का विशिष्ट वृक्ष है। तो सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या बना है? सुंदरवन। यह पश्चिम बंगाल के निम्न गंगा डेल्टा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहां पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें सर, ये जो हमारा सुंदरवन है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क। अगर हम बात करें सर, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड, बड़ी नदी द्वीप, ये कहां स्थित है? तो सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा है? माजुली। कौन सा है? माजुली। और सबसे छोटा भी असम में ही है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसका नाम क्या है? उमागंगा। क्या है? उमागंगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहां स्थित है? अगर बात करें जिम कॉर्बेट, चमोली, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब कहां स्थित हैं? उत्तराखंड में। कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पन्ना, माधव, बांधवगढ़, पेंच, वन विहार, ये सब कहां स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां है? आंध्र प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। आपको बताना है कि सर भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ?
टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया? 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 20, बाघ परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन ही पूछ लिया। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम स्टार्टेड? तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण एक्ट कब आया? 1972 में। कब आया? 1972 में। फिर नेक्स्ट आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? 1986 में। कब आया? 1986 में। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? जल संरक्षण अधिनियम आया 1974 में। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1974 में, 1974 में। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। यह बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है। भारत में कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्र है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। मानस असम में। काजीरंगा असम में। परम्बिकुलम कान्हा मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। चलिए आगे चलेंगे। जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि सर जो जादूगोड़ा की खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए। किसके लिए है? यूरेनियम की खान के लिए फेमस है हमारा कौन? जादूगोड़ा। सर जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा। अगर हम बात करें इसका क्या हो जाएगा? यूरेनियम के लिए। क्या हो जाएगा? यूरेनियम के लिए। सर अगर सोने की बात करेंगे तो भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादक कहां होता है? सर भारत के कर्नाटक जिले में लगभग 93% सोना कहां से निकलता है? कर्नाटक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती है। जादूगोड़ा खदान भारतीय राज्य के झारखंड के सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम की खदान है। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान भी है। भारत में सोने की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और कौन सा है? सर ये जो कोल माइंस का नाम है वो कौन सा है? हट्टी गोल्ड माइंस। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए दूसरा कौन सा है? सर पहाड़िया, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में। तो जो कर्नाटक जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? ICF, वेयर इज इंट्रीगल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? पेरम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। अगर हम बात करें सर कोलकाता को क्या कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। सर खुशी का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। खुशी का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। अगर हम बात करें तो सर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? पेरम्बूर में। कहां स्थित है? पेरम्बूर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है और उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह पेरम्बूर के चेन्नई उपनगर में स्थित है। अगर बात करेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री जहां पर रेल को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ये कहां स्थित है? कपूरथला। यह 1986 में स्थापित किया गया था
और यह भारतीय रेलवे की निर्माण की एक क्या है, इकाई है। तो बोलेगा भारतीय रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेरम्बूर में। कहाँ पर स्थित है, पेरम्बूर में। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अब बात कर रहा है सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। किसे कहा जाता है, कानपुर को। और सर भारत का बोस्टन सिटी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। सर मैनचेस्टर एक शहर है जो किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में अपने व्यापक वस्त्र उद्योग के कारण कपास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना है। सर अगर हम बात करेंगे मदुरई मीनाक्षी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है, मीनाक्षी मंदिर ये स्थित है मदुरई में। कहां स्थित है, मदुरई में। सर तंजावुर में कौन सा मंदिर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राम राजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 24, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है। सर अगर हम बात करें जो हमारा नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कहां स्थित है, तो स्थित है हमारा कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां, नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहां स्थित है, कैगा कहां स्थित है, कर्नाटक में। तो नरौरा कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिन्हें याद रखना है, जैसे कैगा कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, रावट भाटा राजस्थान में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह नरौरा शहर के पास बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल द्वारा संचालित है। कैगा स्थल कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर कदरा जलाशय पर स्थित है। तो कैगा कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले के तो कुड़नकुलम। तो कुड़नकुलम कहां स्थित है, तमिलनाडु में। कुड़नकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा कहां स्थित है, राजस्थान में। रावत भाटा ये कहां स्थित है, ये स्थित है कहां पर, राजस्थान में। रावत भाटा कहां स्थित है, राजस्थान में। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो भारत का सर जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है हमारा NH44। कौन सा है, NH44। कहां से, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहां है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। सर ये 7 छोटे छोटे नेशनल हाईवे को मिलाकर बनाया गया है NH44। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इससे पहले NH44 के नाम से जाना जाता था। सर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा NH47A सबसे क्या है, छोटा है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी NH47। सर जो हमारा नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 था इसे क्या कहा जाता था, इसे संयुक्त रूप से ग्रांड टंक रोड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रांड टंक रोड, जिसे किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था,
शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर क्या कहा जाता था? एनजीटी, क्या? ग्रांड ट्रंक रोड। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। जो शहर हैं और शहरों के जो उपनाम हैं, क्या है? उपनाम है, वो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में किस शहर को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इन इंडिया आल्सो नोन एज सिटी ऑफ प्लेसेस? सर, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। किसे कहा जाता है? कोलकाता को। सर, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। सर, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? किलो का रत्न। क्या कहा जाता है? किलो का रत्न किसे कहा जाता है? ग्वालियर को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय और भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, भारतीय शहर जयपुर कहां स्थित है? राजस्थान में। इसे क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर, पिंक सिटी। सर, सूरत कहां स्थित है? गुजरात में। इसे क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया या डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो जो डायमंड सिटी है किसे कहा जाता है? सूरत को। और सर, डायमंड भारत में कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। सर, जोधपुर राजस्थान में स्थित है, इसे क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी या सन सिटी। अकोला महाराष्ट्र में स्थित है, इसे कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भागलपुर कहां स्थित है? बिहार में। इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक टीबी के बराबर होता है। ये टीबी है, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। तो एक टीबी किसके बराबर होता है? सर, अगर हम बात करें 1024 केबी बराबर कितना होता है? 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी। और 1024 जीबी बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट। तो कितना होगा? एक टीबी किसके बराबर होगा? कितने जीबी के? तो सर, 1024 जो हमारा जीबी होगा वो किसके बराबर होगा? 1 टीबी के बराबर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? अगर बात करें पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1975, 76, 1980 और 1983 में। सर, 1983 का जो वर्ल्ड कप था ये भारत ने जीता था। भारत ने जीता था कब? 1983 का वर्ल्ड कप। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की परियोजना ने। और कपिल देव को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करें पहला विश्व कप कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में पहला विश्व कप हुआ। सर, विजेता टीम कौन था? वेस्ट इंडीज। विजेता टीम कौन था? वेस्ट इंडीज। सर, जो 1975 का क्रिकेट विश्व कप है ये कितने ओवर का होता था? 60 ओवर का। कितने ओवर का होता था? 60 ओवर का। तो आपको बताना है कि कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है प्लेइंग इट माई वे, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनटोल्ड स्टोरी। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर, सर, सबसे कम उम्र के या पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया सचिन तेंदुलकर को। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की। किसकी है? सौरभ गांगुली को। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दादा कहा जाता है। इनका संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किससे संबंधित है? युवराज सिंह। जब इन्होंने कब लिखा था? जब ये कैंसर से पीड़ित थे तब इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।